हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैराथन क्लास को। और इस क्लास के अंदर हमने पूरे 50 प्रश्नों को शामिल किया है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो पूरा क्लास आपको करना है। और इससे पहले भी हमने जितने भी क्लास आपको करवाए हैं वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बता दें, हमने टैली प्राइम का कोर्स अभी लॉन्च किया है और इस कोर्स का फीस मात्र 199 ही अभी आपके लिए रखा गया है। 80% डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच के अंदर डेली एक क्लास आपको मिलती है जिसमें विद जीएसटी हम कंप्लीट टैली प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं। और जिनको यदि जो चाहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट भी मिले तो आप इस कोर्स को करने के बाद में सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसकी फीस अलग से चार्ज होगी। तो आप अधिक जानकारी के लिए 9452299436 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बैच आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका एग्जाम जनवरी में है वो बच्चे जनवरी का बैच ले सकते हैं। इसके लिए ट्रिपल सी J26 कूपन लगाना है तो इससे भी कम में मिल जाएगा। और जिनका एग्जाम फरवरी में है तो उनके लिए नया बैच हमने अभी लॉन्च किया है। ये देखो, फतेह बैच 2.0 नाम से है। यहाँ पर कूपन कोड ट्रिपल सी F26 आपको लगाना है तो 399 से भी कम में ये बैच आपको मिल जाएगा। ओके। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूं, आज हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास करवाई थी क्योंकि 10 दिसंबर से इसमें लाइव क्लास होना था। और इसमें आज क्लास हो चुकी है पहली। अगली क्लास कल सुबह 9 बजे मिलेगी। 9 AM पर इसका समय रखा गया है तो सुबह 9 बजे सभी साथी लाइव कनेक्ट होंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। और इसमें कंप्लीट कोर्स हम A to Z आपको पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में। इस कोर्स को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप अपने ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम को पास ही नहीं बल्कि टॉप करोगे यदि आप सही से सब कुछ पढ़ते रहोगे तो, है ना। तो समय रहते आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा और अभी ऑफर का लाभ भी आपको मिल जाएगा। कूपन कोड ट्रिपल सी F26 आपस में मिलाकर आपको लिखना है। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर दीजिए। थोड़ा सा हमने आज की इस क्लास में लेंदी क्वेश्चन को रखा है क्योंकि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे 2-3 आगे की क्लासेस के अंदर। चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 24/7 एक्सेस टू योर अकाउंट, यानी निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। आपके खातों तक 24/7 पहुंच, फिर सुविधाजनक बिल भुगतान विकल्प, फिर बचत पर उच्च ब्याज दरें, लेन देन इतिहास तक आसान पहुंच। तो अगर देखो आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग होती है तो आप आराम से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। आप आराम से बिल भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं 24/7। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको ब्याज ज्यादा मिले, ये बात नहीं सच है। तो इसमें कौन सा लाभ नहीं है, यही लाभ नहीं है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब ठीक है बट सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सी सेलेक्ट किया है उन्होंने एकदम ठीक आंसर दिया है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट से। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रमाणीकरण विधि है। इंटरनेट बैंकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य प्रमाणीकरण विधि कौन सी है? जैसे पहला ऑप्शन में क्या रखा है, इन्होंने दे रखा है पिन, व्यक्तिगत पहचान संख्या। ओके। दूसरे में क्या रखा है? कैप्चा। तीसरे में क्यूआर कोड। चौथे में HTML। तो अब आपको बताइए यहाँ पे बताना है कौन सा हमारा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। कौन सा एक सामान्य प्रमाणीकरण की विधि है? तो भाई आपको पिन डालना होता है। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिन, यानी पासवर्ड हमको देना पड़ता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। हम जब इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो हमसे क्या पूछेगा? यूजर नेम पूछेगा कि भाई यूजर नेम बताइए, ठीक है। और उसके बाद में पासवर्ड आपसे पूछेगा, ठीक है। ये दो चीजें आपसे पूछता है। और कैप्चा कोड भी हमें फिल करने को मिलता है, लेकिन कैप्चा कोड कब फिल करते हैं?
जब हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो प्रमाणीकरण के लिए क्या आप यूज करते हैं, पासवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास एक ओटीपी भी आता है। तो ये दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है। पहला प्रमाण तो ये आपने दे दिया कि देखो भाई मुझे यूजर नेम भी पता है और मुझे हमारा अपना पासवर्ड भी पता है, हमको लॉगिन होने दो। पर एक और स्टेप में वो आपसे ओटीपी भेज देते हैं मोबाइल पर, तो एकदम कंफर्म करने के लिए कि भाई वही बंदा लॉगिन कर रहा है जिसका ये अकाउंट है ना। अब क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही जवाब यहाँ पर पिन होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन थर्ड। कराए इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब होता है। आप बताइए फिशिंग शब्द से आप क्या समझते हैं, फिशिंग से आप क्या समझते हैं, इसका सही आंसर देना है। करेक्ट आंसर आपको करना है, कौन सा बनेगा। फिशिंग से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला है ऑप्शन बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर ईमेल का भेजना। फिर है बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए मैलवेयर का उपयोग करना। भ्रामक ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराना। वायरलेस नेटवर्क पर वित्तीय लेन देन करना। तो फिशिंग का मतलब यही है ऑप्शन नंबर सी, भ्रामक ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराना ही फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये पूछा है लिब्रो ऑफिस राइटर से। कह रहा है लिब्रो ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की। क्या होता है लिब्रो ऑफिस राइटर के अंदर जो हमें रूलर दिया जाता है उस रूलर को हम हाइड भी करवा सकते हैं और शो भी रख सकते हैं। तो अगर हमें हाइड या शो करना है तो ये कमांड कहां पर मिलती है, ये पूछा है। सही जवाब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्या बनेगा। तो भाई कंट्रोल शिफ्ट आर हो जाएगा। रूलर को शो हाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल का जवाब देना है और यहां पूछ रहा है कि सम 50, बताइए, और यहां लिखा है सम। अब इसका जवाब क्या होगा, योग करना है। यहां पर सही आंसर आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो सम करते हैं इसका मतलब होता है योग करना, जोड़ देना। तो भाई 50 प्लस माइनस 7 को जोड़ेंगे तो 50 प्लस माइनस माइनस बराबर 7 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब प्लस माइनस माइनस तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 43 बनेगा प्लस का। ठीक है, 43 प्लस का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा बताइए। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो। लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो, और जो साथी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि क्लास के नोटिफिकेशन जब भी कोई क्लास चले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहां पर सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर आपका, बी। फिर पूछ रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग में वन टाइम पासवर्ड जिसे ओटीपी कहते हैं का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी इन इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग में ओटीपी का पर्पस क्या है बताइए, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओटीपी का क्या उद्देश्य है। बैंक की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ओटीपी होता है, वित्तीय लेन देन को अधिकृत करने के लिए होता है, व्यक्तिगत जानकारी अद्यतन करने के लिए होता है, खाता विवरण पुनः प्राप्त करने के लिए होता है। तो ये अथराइज करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अथराइज करने के लिए ओटीपी होता है। आप कई बार लॉगिन करते हैं तब भी ओटीपी आता है। कई बार जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, जो अमाउंट डाल के जब पैसे सेंड करते हैं उस समय भी एक ओटीपी आता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड के रूप में। तो ये अथराइज्ड करता है कि भाई वित्तीय लेन देन को अधिकृत करने के लिए भाई वही पर्सन कर रहा है जिसको जरूरत है पेमेंट भेजने की। ऐसा तो नहीं कि कोई और व्यक्ति पैसा भेज रहा हो आपकी विदाउट परमिशन से। ठीक है, तो इसलिए ओटीपी आएगा।
जब आप ओटीपी डालेंगे तो इसका मतलब ये श्योर हो जाएगा कि भाई आप ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है इंटरनेट बैंकिंग के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से जुड़ा जोखिम निम्न में से कौन सा है? जो सार्वजनिक वाईफाई होती है, मतलब पब्लिक वाईफाई है, जैसे आप कहीं गए और आपको कहीं पब्लिक वाईफाई मिल गई, आप उसका यूज करते हैं, उसमें क्या सावधानियां रखनी है? तो पब्लिक वाईफाई से जुड़ा जोखिम क्या है? स्लो इंटरनेट स्पीड, यानी जो पब्लिक वाईफाई होगी वहां पर इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, क्या ऐसा होगा? सीमित कनेक्टिविटी विकल्प होगा आपके पास, हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो जाएगी, धीमा इंटरनेट कनेक्शन। तो आपका सही जवाब यहाँ सी है। कभी भी हम पब्लिक वाईफाई का यूज करके, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, किसी को पैसा भेजना है, तो इस टाइप से हमें लॉगिन वगैरह नहीं करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो सही जवाब में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल है इंटरनेट बैंकिंग में लेन देन पासवर्ड का उद्देश्य क्या होता है? अब देखो वही बात फिर से पूछ रहा है कि जो इंटरनेट बैंकिंग होता है उसमें एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो जब आप लॉगिन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग को, तो लॉगिन करने के लिए आपके पास क्या होता है, लॉगिन जो क्रेडेंशियल होता है उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, ओटीपी भी आता है ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां पर लगा होता है। उसके बाद जब किसी को पैसा भेजते हैं तो एक पासवर्ड होता है जिसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो एक प्रोफाइल पासवर्ड होता है, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है ये किसके लिए होता है? ऑप्शन डी है, टू अथराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अथराइज या अधिकृत करने के लिए होता है। वही बात जो अभी हमने बताई थी कुछ समय पहले। निम्न में से किसे आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचने का सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है? कौन सा इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचने का सुरक्षित तरीका नहीं है? बताओ कौन सा सुरक्षित तरीका नहीं है? इसका जवाब क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर इन लाइब्रेरी, मतलब इंटरनेट बैंकिंग के यूज करते हैं तो आप इसका यूज करेंगे। यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद अपडेटेड एंटीवायरस, यूजिंग अ मोबाइल बैंकिंग ऐप विद अ सिक्योर कनेक्शन, यूजिंग अ कंप्यूटर विद अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। तो सारी चीजें तो ठीक लग रही हैं। पहले वाले में देखो क्या लिखा है, यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर इन लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में गए और वहां पर जो कंप्यूटर लगे हैं उसका यूज करके आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज ना करें, ऐसा यहाँ बोला गया है सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, ऐसा बोला है। तो यही सही आंसर हमारा हो जाएगा। हम यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमें हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ में अपने पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं। या यूजिंग अ मोबाइल बैंकिंग ऐप विद सिक्योर कनेक्शन, या यूजिंग अ कंप्यूटर विद अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। तो ये तो ठीक लग रहा है, बट पहला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला ही होगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, यानी इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में दो कारक प्रमाणीकरण शब्द का क्या मतलब है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसे शॉर्ट में 2FA भी कहते हैं, 2FA भी कहते हैं। क्या इसमें आप आंसर देंगे, बताइए। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं भाई, आपको थोड़ा शेयर कर देना है क्लास को, है ना, बच्चों तक पहुंचा देना है। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है। और जो नए साथी हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। यूजिंग टू डिफरेंट डिवाइसेस टू एक्सेस द बैंक वेबसाइट, प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू एक्सेस द बैंक सर्विसेज, या यूजिंग टू डिफरेंट इंटरनेट ब्राउजर टू एक्सेस द बैंक वेबसाइट, या प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट बैंक अकाउंट नंबर्स टू एक्सेस द बैंक सर्विसेज। तो सब ठीक नहीं लग रहे हैं, इसमें कौन सा सही है? टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है। भाई हम अपनी पहचान बता रहे हैं तो हम अपनी पहचान को दो प्रकार से बता रहे हैं। पहली पहचान तो हमने ये बताई कि देखो हम ही अपने अकाउंट में लॉगिन हो रहे हैं, उसके लिए पहली पहचान क्या बताई, हमें हमारा यूजर नेम पता है वो डाला, हमें हमारा पासवर्ड पता है वो डाला। इससे साबित होता है कि भाई आपको अगर यूजर नेम पता है, पासवर्ड पता है, तो आप ही होंगे जिसका ये अकाउंट है जहां लॉगिन कर रहे हैं।
पर अगर इस पर भी आप विश्वास नहीं करते हैं तो क्या है, 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था। प्रमाण अब दूसरा देना पड़ेगा। पहला प्रमाण तो आपने दे दिया, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब एक और प्रमाण दीजिए। तो दूसरा प्रमाण क्या होगा कि भाई अब आपके नंबर पर हम ओटीपी भेजेंगे, और ओटीपी अगर आप बता देंगे तो हम मान लेंगे कि भाई आप ही हैं जो लॉगिन कर रहे हैं। तो ओटीपी फिर आपके फोन पे जैसे आया, आपने ओटीपी को डाल दिया। अब यदि कोई और लॉगिन कर रहा होगा आपके अकाउंट को और उसको यूजर नेम पासवर्ड पता भी लग गया, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ओटीपी भेजा, लेकिन वो तो आपके पास आएगा, और आपके पास जब ओटीपी आएगा तो वो बंदा लॉगिन कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए 2FA होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो यहां पर क्या है, प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो भिन्न भिन्न प्रकार की पहचान हमें बतानी होती है बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या होता है? डिजिटल प्रमाण पत्र, डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या होता है, बताओ। अब यहां पर देखो, ये इंटरनेट बैंकिंग में ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर ये मिलेगा आपको। और इस प्रकार की वेबसाइट पर ही हमें अपना काम करना है, वर्क करना है। कुछ हम फॉर्म भर रहे हैं, कहीं वेबसाइट पर जाके पेमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज होना जरूरी है, अनिवार्य है। इसको बोलते हैं सिक्योर कनेक्शन। तो सिक्योर कनेक्शन होना अति आवश्यक है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो टू प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, टू डिस्प्ले द बैंक लोगो ऑन द वेबसाइट, वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक वेबसाइट। यहाँ पर ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखो ब्राउजर में जब किसी वेबसाइट को आप डालते हैं, सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां अगर HTTP मिलता है केवल ऐसे, तो ये सिक्योर नहीं है। अगर HTTPS मिलता है तो ये सिक्योर मानी जाएगी। और यहीं पर आप देखेंगे एक लॉक सा बना होता है, एक ताला सा बना होता है। तो ये वेबसाइट आपकी कैसी है, सिक्योर वेबसाइट है। यहाँ पर एक SSL का सर्टिफिकेट होता है, जिसे सिक्योर सर्टिफिकेट बोलते हैं, SSL का, है ना, सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से इसको जानते हैं। अगला सवाल है, अपने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उपयोगकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? अपने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में यूजर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, बताओ। अपने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यूजर यानी उपयोगकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? मॉनिटरिंग दी बैंक सिक्योरिटी मेजर्स, रिपोर्टिंग एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू द बैंक, यूजिंग अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, कीपिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर। तो सही जवाब हमारा यही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कीपिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर, जो भी हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, उनको हमें सुरक्षित रखना है, सिक्योर रखना है। कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं और आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं, किसी सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे? तो भाई किसी सेल को डिलीट करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है। हम कंट्रोल दबाएंगे और इसके साथ में माइनस प्रेस कर लेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल दबाएंगे, इसके साथ प्लस दबाएंगे तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेल डिलीट भी कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपके सामने है, बता दी हमने आपको। तो यहाँ पर कंट्रोल माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? देखिए माइक्रो प्रोसेसर है ना, आज की डेट में आप देख रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। सब छोटे छोटे प्रोसेसर आ रहे हैं, इनको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, जो पोर्टेबल होते हैं। चलिए, तो यहां पर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सबसे पहला कौन सा था? इंटेल ने। जो इंटेल था ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और ये इंटेल कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई कौन लाया सबसे पहले। तो इंटेल इनकॉर्पोरेशन ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। इसका नाम था इंटेल 4004। इसका जो मतलब साइज था वो ओनली 4 बिट का था, 4 बिट प्रोसेसर। आज 64 बिट प्रोसेसर आप सब चला रहे हैं, बट ये 4 बिट का था ओनली। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन सा सही जवाब हो जाएगा?
हाँ जी, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, किसका यूज होता है? यूएसबी पोर्ट का होता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, इसका जवाब देना है। कौन सा सही हो जाएगा? बताओ, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपसे पूछेगा पोर्ट नंबर कितना है, तो भाई याद रखना है 25 है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। देखो यहां पर हमने सभी लिख दिए हैं, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 है, लेकिन अगर ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो इसका 587 या 465। एचटीटीपी का पोर्ट 80 होता है, इनक्रिप्टेड में 443 होगा, ये ध्यान रखना। पीओपी 3 पूछ सकता है, 110 होगा, 995। 143 आईएमएपी का पोर्ट नंबर और 993 इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो ये सब सिक्योर वाले कनेक्शन है और ये सब नॉर्मल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? देखो, इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक मजबूत पासवर्ड कौन सा हो सकता है? एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण आपको बताना है। तो भाई यहां पर ध्यान दो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आप देखोगे ऑप्शन सी है, यानी इसमें हमें अपर केस का भी यूज करना है। किसका यूज करना? अपर केस का। बाकी लोअर केस भी होना चाहिए, बाकी कोई स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, बाकी फिर कोई नंबर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमें रखना है। फिर पूछ रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग में सेशन टाइम आउट सुविधा का उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग में विशेष तौर से आप देखेंगे कि आपने लॉगिन किया, आप इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के बाद जो ट्रांजैक्शन करना था, हिस्ट्री देखना था, वो आपने देख लिया। अभी कुछ टाइम तक आप सिस्टम को छुआ नहीं, टच नहीं किया, लॉगिन है बट उसमें कोई वर्क नहीं किया। ऐसे में ये पता लग रहा है कि भाई आप सिस्टम से दूर हो गए हैं। ऐसे में ऐसा समझ आ रहा है कि भाई सिस्टम के पास आप नहीं है, क्योंकि सिस्टम के पास होते हैं तो कुछ एक्टिविटी उसमें करते, बट आपने उस अकाउंट में लॉगिन करने के बाद काफी लंबे समय से कुछ किया नहीं, एक्टिविटी नहीं की, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लॉग आउट हो जाएगा। सेशन टाइम आउट आप इसको बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये इनका सवाल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ही रखा गया है। समझो ऑप्शन में क्या दे रखा है, टू लिमिट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेशन, गलत। टू ऑटोमेटिकली लॉग आउट यूजर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज, गलत। टू प्रोवाइड इरेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स टू यूजर। देखो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। टू ऑटोमेटिकली लॉग आउट, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा यूजर आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। अगर कुछ समय तक आप इनएक्टिविटी रखते हैं, यानी कुछ समय तक आप इनएक्टिव रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा यूजर। सेशन टाइम आउट का ये मतलब होता है। सेशन टाइम आउट का मतलब होता है कि अगर आप इनएक्टिव हैं तो लॉग आउट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा? जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जवाब दीजिए। डॉट ओ डी और कैल्क का एस हो जाएगा, स्प्रेडशीट है ना, ओडीएस। ऑप्शन नंबर सी है, डॉट ओडीएस। सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। आपका राइट आंसर यहाँ सी है, इलेक्शन कमीशन। अगला सवाल है, www का फुल फॉर्म बता दीजिए। क्या इसका पूरा नाम होगा, क्या इसका फुल फॉर्म होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, और ऐड कर लो लास्ट में। लास्ट का डब्ल्यू का मतलब क्या है? वॉर्म है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी। फिर पूछा है राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपसे ये कह रहा है कि भाई टेबल को हमें डालना है और हम राइटर में टेबल को कैसे डालेंगे, इसकी शॉर्टकट की बता दीजिए। ठीक है, आप राइटर में टेबल कैसे डाल सकते हो, इसकी शॉर्टकट की बता दीजिए। तो भाई राइटर में अगर हमें टेबल को इंसर्ट करवाना है, हम कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करते हैं और इसके लिए हम टेबल मेनू पर जा सकते हैं।
और बाय डिफॉल्ट रोज कितने मिलेंगे, कॉलम कितने मिलेंगे, तो 2 एंड 2, 2 रो एंड 2 कॉलम आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप राइटर में कमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो? लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि कमेंट भी ऐड करना है आपको, कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करके कमेंट को ऐड कर सकते हो। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप हैं और किसी स्लाइड में कुछ टेक्स्ट आपको लिखना है, किसी स्लाइड में कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होती है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे ला सकते हैं? तो देखो, टेक्स्ट बॉक्स लाना है, इसके लिए हमें F2 प्रेस करना है। कौन सी की? F2। या इंसर्ट में जा सकते हैं, वहां पर हमें टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? F2 इसकी शॉर्टकट की होगी। फिर पूछ रहा है कि इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू का चुनाव करना पड़ेगा? भाई हमें चार्ट जो है इंसर्ट करवाना है, तो हम चार्ट को कैसे डाल सकते हैं? चार्ट अगर हमें अप्लाई करना है तो चार्ट को अप्लाई करने के लिए हम इंसर्ट मेनू में जा सकते हैं। बट इससे अलावा भी कुछ और पूछ सकता है, कई बार ऐसा पूछेगा कि चार्ट को इंसर्ट करने के लिए कौन से टूल बार में जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब होगा, टूल बार कौन सा होगा आपका? स्टैंडर्ड, सॉरी, कौन सा होगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर आप वहां पर एक चार्ट का आइकन मिलेगा, वहां क्लिक करके आप चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर पता करने के लिए कौन सा कोड डायल करेंगे? आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर को कैसे पता कर सकते हैं? अपने डिवाइस का IMEI नंबर का पता कैसे लगा सकते हैं? बताओ। *#06# ये कोड आपको डायल करना होता है IMEI का पता लगाने के लिए, *#06#। फिर पूछ रहा है कि आप कोई संदेश डिलीट करते तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है? जब आप कोई संदेश डिलीट करते हैं, ठीक है भाई, जब कोई संदेश डिलीट करते हैं तो आफ्टर डिलीटेड वो संदेश, वो आपका मैसेज कहाँ जाएगा? डिलीट होने के बाद वो संदेश, वो मैसेज आपका कहाँ जाएगा? वो जाएगा ट्रैश के अंदर। ऑप्शन पहला होगा, ट्रैश में चला जाएगा। और ये सवाल भी आता है कि ट्रैश में कितने दिन तक रहता है? तो 30 डेज तक रहेगा। ठीक है, ट्रैश फोल्डर के अंदर वो डिलीटेड ईमेल 30 डेज तक रहेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जो पासपोर्ट से संबंधित है? बताओ, पासपोर्ट से संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है? इसका जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पासपोर्ट से संबंधित निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पासपोर्ट से संबंधित है? सेब पासपोर्ट, पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, क्या है? तो भाई पासपोर्ट सेवा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा? राउटर, गेटवे और इसके बाद फायरवॉल दिया है, तो यही नहीं है। निम्न में से किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को PDF में बदलने के लिए होता है? भाई राइटर में कोई फाइल आपने बनाई, क्योंकि वो अभी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, ODT है, अब उसको हमें करना क्या है? PDF में बदलना है। तो हम उसे PDF में कैसे बदलेंगे? सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट एज PDF कर देंगे, एक्सपोर्ट एज PDF कर देंगे, राइट एज PDF कर देंगे। हम क्या करेंगे उसके लिए? हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका जवाब क्या होगा 31 का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखो, राइटर के अंदर हमें एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है और हम वहां से एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करके अपनी फाइल को PDF में बदल देंगे। PDF का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका मतलब होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का मतलब होता है। तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे PDF को। ठीक है, SET का फुल फॉर्म क्या होता है? SET से आप क्या समझते हैं? एक जो हमने अभी ईबुक आपके लिए बनाई थी, जो 199 की आपको मिलेगी, इस ईबुक में चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन दिए हैं। प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और 2 मॉडल पेपर यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 1200 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको, क्योंकि कुछ चैप्टर से हमने 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चन रखे हैं।
तो 1200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर है, शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस की है, करेंसी, नोट साइज, कलर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये ई बुक आपको कहाँ मिलेगी? ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर जाना, वहाँ ई बुक सेक्शन होगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। एससीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जवाब दीजिएगा। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर किस प्रकार की फाइल प्रणाली का यूज होता है? आमतौर पर यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर किस प्रकार की फाइल प्रणाली का इस्तेमाल होता है? इसमें जवाब देना है आपको, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पूछ रहा है? फाइल प्रणाली कौन सा है, फाइल सिस्टम कौन सा है? तो भाई इसमें होता है ext4। कौन सा होता है? ext4 होता है। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। यदि आपने सी बताया तो एकदम ठीक आंसर दिया है। 34 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ch मोड कमांड का उद्देश्य क्या है, इसका यूज क्या है? ch मोड कमांड का यूज क्या है, ये पूछ रहा है। बताओ क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? चेंज दी परमिशन ऑफ अ फाइल, यानी फाइल परमिशन चेंज करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है 35 में कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का उद्देश्य क्या होता है? टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन, टू प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स, टू शेड्यूल प्रोसेस। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी है, टू इंटरप्रीट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। ठीक है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 36 में पूछ रहा है कि विंडोज में कंप्यूटर के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? बताओ यहां पर कौन सा आपका सही जवाब है? भाई थोड़ा शेयर भी कर दो बच्चों, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसमें ऐसा बताना है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो भाई देखो यहाँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो भाई कौन सा है? QNX आपका एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, OS कौन सा है? रियल टाइम है। अगला सवाल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम होता है? अब पूछा है मैक, तो जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फाइल सिस्टम कौन सा यूज होता है? उसमें फाइल सिस्टम होता है HFS प्लस, जिसे बोलते हैं हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट है। अगला सवाल है, यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किल कमांड का उद्देश्य क्या होता है? बताओ इसमें जो किल कमांड है इसका उद्देश्य बताना है। तो इसका यूज क्या होता है? टर्मिनेट और रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला सवाल है और जिसमें पूछ रहा है, कमांड लाइन इंटरफेस में डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस में डायरेक्टरी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? बताओ। कमांड लाइन इंटरफेस में डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? mkdir होगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? mkdir होगा। 41 क्या कहता है? बूट लोडर का उद्देश्य क्या होता है? आपको क्या बताना है? बूट लोडर का उद्देश्य आपको बताना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बूट लोडर? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी ड्यूरिंग स्टार्टअप। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, कमांड लाइन इंटरफेस में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब आपको बताना है।
तो इसमें 42 में क्या करेंगे आप बताइए। सीपी कमांड यूज होगा आपका यहाँ की, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो, विंडोज में फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या होता है। देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेट कमांड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आप इसमें और आगे बढ़ा लो, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम कर दो। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फॉर्मेट शब्द है, इससे आप क्या समझते हैं। कहते हैं ना फॉर्मेट कर दो यार, पूरा फॉर्मेट कर दो, मतलब फॉर्मेट अ डिस्क और ड्राइव, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल, चेंज द फाइल परमिशन, क्रिएट अ न्यू फाइल। तो फॉर्मेट अ डिस्क और ड्राइव होगा। करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब आपका पहला हो जाएगा 43 में। अगला सवाल है, और इसमें पूछ रहा है कि कमांड लाइन इंटरफेस में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन आपके, हाँ ठीक है। अब बताओ 44 का आंसर देना है, और इसका सही जवाब क्या होगा, PWD कमांड। और राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट। अगला सवाल है, नेटवर्किंग में पिंग कमांड का उद्देश्य क्या होता है। नेटवर्किंग में जो आपकी पिंग कमांड है, इसका यूज क्या है। और टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी, याद रखना है सभी को, टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी आपका होगा करेक्ट आंसर। 46 कहता है, कमांड लाइन इंटरफेस में MB कमांड का यूज क्या होगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम से ही लिए गए हैं, चाहे वो आपका विंडोज हो या फिर आपका MS DOS हो, लिनक्स हो। तो ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 46 में आंसर देना है आपको, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा मूव अ फाइल और डायरेक्टरी, मूव अ फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस मेनू में ट्रैक चेंज विकल्प मौजूद होता है। कौन से मेनू के अंदर ट्रैक चेंज विकल्प मौजूद होता है। तो भाई ट्रैक चेंज का जो ऑप्शन है, ये हमको कहाँ मिलेगा, एडिट में। और ये सवाल कहाँ से पूछा है, राइटर से पूछा है। तो राइटर में एक सुविधा मिलती है, ट्रैक चेंज को हम वहां से रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। तो जब भी कोई बदलाव करता है हमारे डॉक्यूमेंट में, वो ट्रैक होता रहता है। पैन का फुल फॉर्म, यहाँ पैन का मतलब पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। और पैन कार्ड कितने अंक का होता है, ये भी याद रखना है, 10 अंक का होता है। पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं। वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रख सकते हैं। मिनिमम पासवर्ड वाईफाई में कितना रखा जा सकता है, कम से कम पासवर्ड कितना रखा जा सकता है। तो 8 करेक्टर, 8 से लेकर 63 करेक्टर तक का पासवर्ड आप रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है। आप किस भाग को छू सकते हैं, कंप्यूटर के किस पार्ट को छू सकते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई हार्डवेयर को ही टच कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला सवाल है gov.in। देखो, अधिकांश आपने देखा होगा वेबसाइट में क्या मिलता है, gov.in मिलता है। इनका मतलब इंडियन है, और यहाँ gov का मतलब गवर्नमेंट से है, तो इंडियन गवर्नमेंट से आप इसका मतलब समझेंगे। ये डोमेन केवल केवल ओनली गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से विषम को चुनिए, इसमें कौन सा ओड है, कौन सा विषम है, सभी में से अलग कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हो गया, BOB हो गया आपका, PNB हो गया आपका, लेकिन RBI आपका देखो अलग है, क्योंकि RBI इन सबको मॉनिटर करता है, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक। RBI सबको गाइडलाइन जारी करता है ना। तो आपका RBI यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस QR को स्कैन कर सकते हैं। इस QR को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारा मोबाइल ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी बैचेज अभी हमारे चल रहे हैं, उनमें एनरोल कर सकते हैं यदि आपके पास में समय है तो। क्योंकि बैच में एक सिस्टमेटिक वे में हम आपको पढ़ाते हैं, उसमें एक कंप्लीट कोर्स हम आपका कराते हैं, जिसमें आप एकदम शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यदि किसी भी बच्चे को कोर्स करना है, SSC का अच्छे से तैयारी करनी है, उसका एग्ज़ाम जनवरी में है, या फिर आपका एग्ज़ाम यदि फरवरी में है, या फिर आपका दिसंबर में ही है जो 21 तारीख से है, तो अभी आपके पास लगभग 10-11 दिन का समय है। आप इस टाइम में भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप कोर्स ले लीजिएगा, और कूपन कोड आपको पता है,
जो दिसंबर का बैच है वहाँ पर CCC-D25, CCC-D फॉर दिसंबर 25, ठीक है। ऐसे जनवरी के लिए CCC-J26, फरवरी के लिए CCC-F26। तो ये अलग अलग कूपन कोड बने हुए हैं। समझ ना आए कुछ भी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। नंबर है 9452999436। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।